तो प्रकाश चैप्टर में हम लोग प्लेन मिरर के बारे में सारी चीजें पढ़ लिए थे। हम लोगों को अब आगे जो मिरर पढ़ना है वो गोलीय दर्पण। तो सीसीसी खरीदे, पिए कि नहीं? नहीं पिए, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं। तो टॉपिक क्या है? गोली दर्पण। गोली दर्पण से नाम से स्पष्ट है कि हमें जो स्फेरिकल मिरर बनाना है उसका जो पृष्ठ होना चाहिए वो गोली अर्थात एक वक्र की तरह होना चाहिए। तो दर्पण का यहाँ दो प्रकार इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हम लोग क्या करें, कोई भी जो गोली दर्पण होता है, गोली दर्पण आप हेडिंग लिख लीजिए और उसमें लिख लीजिएगा किसी पारदर्शी खोखले गोले से कटा हुआ पृष्ठ किसी पारदर्शी खोखले गोले से कटा हुआ पृष्ठ गोली दर्पण कहलाता है। जिसके गोली दर्पण कहलाता है जिसके किसी एक भाग पर कलई कर दी जाती है, जिसके किसी एक भाग पर कलई कर दी जाती है। पारदर्शी खोखला गोला बनाई और काटिए जल्दी से। काटिए जल्दी से। पारदर्शी खोखला बनाइए, खोखला गोला बना लीजिए और इसको काट दीजिए। अब हम लोग इसका कलई जब कर रहे होंगे, रेड ऑक्साइड से कलई कर दीजिए। हो सकता है दबे हुए तल पर कलई कर दें या हो सकता है उभरे हुए तल पर कलई कर दें। अब हम देखेंगे यहाँ पर जब हम कलई कर देते हैं तो हमें दो तरह का यहाँ मिरर मिल जाता है। एक उत्तल दर्पण मिल जाता है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं कि जब हम कलई कर रहे हों, ठीक है, पृष्ठ पर कलई कर रहे हों और दबे हुए भाग पर हम कलई करें, पेंटिंग करें और उभरा हुआ भाग परावर्तक हो, तो वह दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसके जिसका लिख दें या जिसके दबे हुए तल पर कलई की जाती है तथा उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक होता है। उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक होता है। तल या पृष्ठ बोल सकते हैं, परावर्तक होता है।
भरा हुआ पृष्ठ परावर्तक होता है। इसी के जस्ट विपरीत है, लिखते चलेंगे बनाते चलेंगे, क्योंकि मैं रुकूंगा नहीं अब कि आप वेट करें और समय खाएं, इसलिए आप स्पीड बनाए रखिएगा मेरे साथ, बचियाइएगा मत, आपस में मेरे साथ स्पीड बनाए रखिएगा। अब अगला जो है, अगर आपने कलई उभरे हुए तल पर कर दिया, तब ये जो दर्पण है ये परावर्तक तल इसका हो जाता है, दबा हुआ तल, और उभरा हुआ तल जो होता है वो कलई हो जाता है उस पर, है ना। और जब कलई कर देते हैं तो वह दर्पण जिसके 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 उभरे हुए भाग पर कलई की जाती है, कलई की जाती है तथा दबा हुआ तल परावर्तक होता है, दबा हुआ तल परावर्तक होता, परावर्तक पृष्ठ होता है या परावर्तक होता है, परावर्तक होता है। आगे बढ़ते हैं दर्पण के बाद। अभी जो हम लोगों ने फिगर बनाया, इस फिगर में देखिएगा, इस फिगर को आगे बढ़ाएं अगर हम लोग, अभी हम लोग जो फिगर बनाए हैं उस फिगर को देखा जाए तो ये हम लोगों के पास एक गोली, खोखले को कांच का गोला इसको हमने माना, और खोखले कांच के गोले पर मान लेते हैं इस खोखले कांच के गोले को हम लोग काट रहे हैं, काट देंगे कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से, काट करके हम लोग कुछ भाग निकालते हैं, और उस पर हम लोग अगर कलई कर दें तो एक हम लोगों का उत्तल बना था और एक हम लोगों का अवतल बना था, उत्तल गोली दर्पण और अवतल गोली दर्पण। अब हम लोग समझते हैं, दरअसली जो घुमावदार रेखा होती है उसे वक्र कहते हैं, जो घुमावदार रेखा होती है उसे हम लोग वक्र कहते हैं ना। और वक्र, कोई भी वक्र हो वो कहीं ना कहीं किसी उसका एक केंद्र होता है, तो ये एक दर्पण जो है एक वक्र ही है, और वक्र का एक केंद्र होता है C, जिसे वक्र का केंद्र न कहकर इसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं।
क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक, तो समझ गए, ये हो गया हम लोगों का वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र के बाद हम लोग अगर मान लीजिए दर्पण का एक मध्य बिंदु कहीं होगा, मिडिल पॉइंट अगर देखें कहीं होगा, तो मान लेते हैं कि इसका जो मिडिल पॉइंट है इधर P है, इसका भी एक मिडिल पॉइंट उधर P है। ठीक है, तो मिडिल पॉइंट किसी भी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कोई भी जो दर्पण होता है उसका मध्य बिंदु जो होता है उसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और ये जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव की जो ध्रुवी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जो दर्पण है उस दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो दूरी होती है उसे वक्र का त्रिज्या या वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, और वक्रता त्रिज्या के बाद हम लोग सीखेंगे, अभी अवलंब तो छोड़ते हैं, इसके पहले हम लोग क्या, एक मुख्य अक्ष, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाकर खींची गई रेखा ही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। दरअसल हम लोग दोनों को एक साथ डिफाइन, इस गोले के अंतर्गत दोनों चीज हम लोग डिफाइन कर पा रहे हैं, चाहे उत्तल के लिए चाहे अवतल के लिए, दोनों का डिफाइन कर पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग इस फिगर का साथ अलग अलग लेंगे तो अलग अलग बताने से अच्छा है एक साथ बता लेंगे। चाहे इसका भी वक्रता त्रिज्या, इसका भी वक्रता त्रिज्या, इसका भी वक्रता केंद्र, इसका भी वक्रता केंद्र, इसका भी मुख्य अक्ष, दोनों का मुख्य अक्ष चलेगा वक्रता केंद्र। ठीक, तो ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। अब एक चीज होता है अगला, अपार्चर ऑफ मिरर। अपार्चर ऑफ मिरर क्या होता है, अपार्चर मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम घर में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो घर में प्रवेश के समय एक रास्ता होता है ना, जहां से हम लोग जाते हैं उसका नाम द्वार कहते हैं। द्वार, ये हमारा द्वार है। तो द्वार का मतलब द्वारक, उसका सही नाम है क्या, जैसे आप सुने होंगे द्वारकाधीश। द्वारकाधीश मतलब हाँ, इसका मतलब वो रखवाले जिन्हें बोलते हैं ना, रखवारे, है ना। तो द्वार का मतलब क्या होता है, जहां से हम लोग इंटर करते हैं। तो इस चीज को, कॉन्सेप्ट को रखिए कि इंटर कौन करने वाला है, यहाँ पर मिरर पर इंटर करने वाला होता है ऑप्टिकल रेज, प्रकाश किरणें होती है ना। और वो कहां से कहां तक उसको रास्ता मिलेगा, जहां से जितना बड़ा मिरर होगा उस मिरर से यहां से ले करके, आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए एक मिरर है M1 से लेके M2 पॉइंट तक है, तो मिरर जो है ये जो द्वारक होगा M1 M2 होगा। इसी तरह से मिरर में M1 से M2 तक ये भी है, इसका द्वार यहाँ से यहाँ तक होगा। तो M1 से लेके M2 तक इसका क्या है, द्वारक। इसमें M1 से लेके M2 तक इसका द्वारक है, जहां प्रकाश किरणें पड़ सकती है ना, उसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक। उसके बाद हम लोगों का आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है कि अभी हम लोग पढ़ेंगे मुख्य फोकस के बारे में, कि जब भी कभी जो दर्पण होता है उस दर्पण पर चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, एक रेज ला करके ऐसा डालें, और कौन सा रेज लेकर आए, एक पैरेलल रेज लेकर के आते हैं, और इस दर्पण पर जब डाल रहे होते हैं, चाहे वो उत्तल हो और चाहे वो अवतल हो, है ना, दोनों पर डालते हैं तो परावर्तन का नियम लागू होता है वहां। और परावर्तन के नियम जब लागू होता है, आगे हम लोग परावर्तन का नियम भी पढ़ेंगे, तो जो प्रकाश किरण है कहीं न कहीं जाकर के फोकस हो जाती है। प्रकाश किरण जो है कहीं ना कहीं जाकर के फोकस हो जाती है। या यूं कहें कि समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अक्ष को जिस बिंदु पर काटती या काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अक्ष को, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब बात आती है मुख्य फोकस के बाद फोकस दूरी क्या होता है। यही जो ध्रुव है और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होता है उसी को हम लोग फोकस दूरी F कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी जो होती है वो फोकस दूरी क्या होती है, F होती है। और रिलेशन जब देखेंगे फोकस दूरी के बीच, तो ये जो F है वो R जो रेडियस होता है, अगर इसका दुगना, फोकस दूरी का जो दुगना कर दे तो हमें रेडियस मिल जाता है ना, वक्रता त्रिज्या मिल जाता है, R बराबर 2F होता है। ठीक, R बराबर 2F होता है। तो हम लोग मुख्य फोकस भी समझ लें, R बराबर 2F भी समझ लें, फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध। एक और भी हेडिंग होता है जिसे बोलते हैं फोकल तल। फोकल तल क्या होता है, फोकल तल का मतलब ये होता है कि अगर आप फोकस पर एक लंब डाल दें, लंबवत तल खींच दें, है ना, तो
फोकस बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा ही फोकल तल कहलाती है, या फोकस तल भी बोलते हैं। फोकस बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा को ही क्या बोलते हैं, फोकस तल बोलते हैं। बात समझे? तो अब आपको यहां से लेके यहां तक डेफिनेशन लिखना। आप अपने चित्र में ये सब चीजें दर्शा लीजिए। स्टार्ट करते हैं। नीचे दर्पण के ध्रुव, अगला लाइन, दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु की दूरी, दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु की दूरी फोकस दूरी f कहलाती है। फोकस दूरी f कहलाती है। अगला पॉइंट, फोकस बिंदु पर खींचा गया लंबवत तल फोकस बिंदु पर खींचा गया लंबवत तल फोकस तल कहलाता है। खींचा गया लंबवत तल फोकस तल कहलाता है। फिगर कंप्लीट कर लीजिए, फोकस तल खींच लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। फोकस तल खींच लिए है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है, गोली दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम 3 से 4 नियम होते हैं, जिसको हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इमेज फॉर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्लेन मिरर में। तो गोली दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, चलिए समझते हैं। देखिए, गोली दर्पण जो होते हैं वो हमने आपको बताया था 3 तरह के हैं, है ना। गोली दर्पण जो है सॉरी 2 तरह के हैं और इनके अपने अपने नियम्स हैं। हम फर्स्ट लॉ बताते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 नियम्स बताते हैं। और तीनों नियम में आपको करना क्या है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहला काम हेडिंग डाल लेना है और हमारा वेट नहीं करना है, गुरुजी कहें हेडिंग डालो तो डालें। रूल्स फॉर टू फॉर्म इमेज बाय स्फेरिकल मिरर, रूल्स टू फॉर्म इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। देखिए 3 नियम में है क्या, तीनों नियम में यहाँ हमारे पास मिरर्स होने चाहिए। मिरर कौन कौन से हैं हम लोगों के पास देखते हैं और तीनों रूल्स देख लेते हैं। बहुत कठिन नहीं है तीनों रूल्स। तो हमें क्या करना होगा, लिखना भी होगा। हमने बताया मिरर जो है वो एक अवतल मिरर, अवतल है और एक उत्तल है। मिरर में 2 चीजें हैं, एक अवतल और एक उत्तल का, ठीक है। हम एक बना करके मान लीजिए ये मिरर हम बना रहे हैं, तो इस मिरर पर हम लोग कलई कर दें तो ये तो उत्तल हो गया और ये मान लेते हैं अवतल हो गया। और इसका कहीं ना कहीं ध्रुव होगा जिसे मध्य बिंदु ध्रुव कहते हैं, और इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इसका भी मध्य बिंदु P होगा, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा।
और ध्रुव और सेंटर को मिलाकर खींची गई रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके पास भी एक मुख्य अक्ष होगा। ध्रुव और सेंटर को मिलाकर खींची गई रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो अब यहां समझते हैं हम लोग, जितने भी दिखाई दे रहे हैं, क्या हम लोगों को दिख रहा है, ये देखें। हमें तीनों नियम बताने हैं। तीनों नियम में इतना तो कॉमन है सब जगह। अगर ये कॉमन है तो इसके आगे अलग क्या है वो देखेंगे हम लोग। ये तीनों में उत्तल अवतल सेम है ना। फिर देखते हैं। पूरा नहीं चाहिए हम लोग को। कॉमन करना भाई। चलिए बना लेते हैं। मिरर तो तीनों बनाना पड़ेगा और तीन तीन दो दो लाइन छोड़ दीजिए नियम लिखने के लिए। नियम दो दो लाइन छोड़ दीजिएगा लिखने के लिए। तीन नियम बनाए, तीनों जगह ये सब बना डालिए। कलई कर दें इसका। उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक होगा, दबा हुआ तल पर कलई की जाएगा तो उत्तल दर्पण होगा। और इसका कहीं ना कहीं एक ध्रुव होगा और इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा। इन दोनों को मिला करके अगर रेखा हम लोग ड्रा कर रहे होंगे तो वही क्या मुख्य अक्ष हो जाएगा। और ये जो फिगर हम लोगों को मिला, ये साई फिगर हम लोग इसमें भी यूज करेंगे। तीनों नियम, चौथा नियम भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखते हैं तीनों नियम में है क्या। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस लगाने में मदद करता है, बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इसकी आवश्यकता हमको है और बिल्कुल है ना। हम लोगों को इसकी आवश्यकता है और समझना होगा क्या है रूल्स। देखिए फर्स्ट लॉ ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर जाता है ना। पहला रूल्स ये है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाला प्रकाश किरण फोकस से होकर जाता है, या मुख्य अक्ष के समांतर जब अवतल पर यही बात आएगी तो ये परावर्तित कैसे हो जाएगा, तो फोकस पर जाता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है ना। परावर्तन के पश्चात फोकस पर जाता हुआ प्रतीत होता है। अच्छा ये कैसे बना, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर दें, तब जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। दरअसल जब भी कोई मिरर होगा उत्तल या अवतल ना, तो हम यहाँ आपको समझा दे रहे हैं ये कैसे बनता है। बनता कैसे है, हम लोग जानते हैं जब भी प्रकाश किरण समांतर चलती हैं कोई भी पृष्ठ पर, जब प्रकाश किरण पड़ेगा तो उसको अभिलंब की आवश्यकता होती है। और अभी मैंने बताया जो अभिलंब है वो त्रिज्या ही अभिलंब का काम करेगी, है ना। किसी भी बिंदु पर त्रिज्या ही अभिलंब का काम करेगी। तो अभिलंब के साथ ये जितना कोण बनाया वो दूसरे दिशा में भी उतना ही कोण बना करके जाएगा, और जब जाएगा तो ये फोकस से होकर जाएगा, जैसा कि ऊपर फिगर में दिखाएगा ना। उसी तरह से जब हम लोग क्या करेंगे, इसको समांतर ला करके इस पे डालेंगे, तो समांतर डालने पर, ठीक है,
समांतर डालने पर इसकी वक्रता केंद्र से ही अभिलंब की कल्पना करेंगे। अभिलंब जो होगा वक्रता केंद्र से जो वक्रता त्रिज्या हम लोग बनाएंगे उस बिंदु तक, है ना, वो अभिलंब का काम करेगा। तो जितने एंगल पर ये आपतित हुआ उतने ही एंगल पर ये क्या होगा, परावर्तित होगा। तो ऊपर वाला फिगर सेम इसी मॉडल पर है, ठीक है, इसी मॉडल पर ऊपर वाला फिगर। लेकिन द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम बस इतना ही कहता है कि हम लोग क्या करें, जितना भी ये फिगर बनाए, द्वितीय नियम ये कहता है कि इसी का उल्टा परावर्तन नियम में हम लोग पढ़ते हैं वाइस वर्स। जैसे जब कोई प्रकाश किरण एक पृष्ठ पर पड़ती है ना, इस तरह से आके आपतित हो तो अभिलंब डालते हैं और परावर्तित हो जाए ना, परावर्तित हो जाए। तो उत्क्रमणीयता क्या कहता है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता ये कहता है कि आपतित प्रकाश किरण जो है अगर हम इसकी दिशा बदल दें तो उसी पथ का अनुसरण करते हुए वापस चली जाती है ना, उसी पथ का अनुसरण करते हुए वापस चली जाती। तो अभी हम लोगों ने कहा कि ये समांतर फोकस से जाता है, तो फोकस से जाने वाला जो होगा अभिलंब डालेंगे यहाँ से, है ना, क्या डालेंगे, अभिलंब डालेंगे। अभिलंब की दूसरी ओर परावर्तित होता है तो समांतर चला जाता है। या फोकस पर जो जाता हुआ प्रतीत होता है, फोकस पर जाता हुआ प्रतीत होने वाला प्रकाश किरण जब इस दर्पण पर पड़ता है तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ये इसी का वाइस वर्स है। द्वितीय नियम जो होता है वो फर्स्ट लॉ का ही क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक, द्वितीय नियम, ठीक। तो ये दोनों नियम बना लीजिए। आइए फिर इस पर एक बार हम चर्चा कर दे रहे हैं। बात मैंने बताया था परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम आपने पढ़ा था, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है, तिरछा आपतित होती है, तो वहां पर वो आपतित होती तो पुनः परावर्तित होती है, और परावर्तित होती तो नॉर्मल के इधर जितने अंश का कोण बनाती है उतने ही कोण पर वो उधर परावर्तित हो जाती है प्रकाश किरण, ठीक। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ये रूल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ से आपतित होकर के उधर परावर्तित हो रही होगी प्रकाश किरण, तो परावर्तन के पश्चात आप देखेंगे कि हमने ये रूल आपको समझा दिया था, तो इसमें अभिलंब की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी हमने जब अभिलंब इस दर्पण में पढ़ाया तो मैंने समझा दिया है कि कभी भी किसी बिंदु पर जो बिंदु पर क्या स्पर्श रेखा और त्रिज्या अभिलंब होती है, पर में हम लोग जानते हैं परस्पर लंबवत होते हैं, तो किसी भी बिंदु पर हमेशा कोई जो प्रकाश किरण पड़ेगी तो उसके लिए गोलीय दर्पण में जो वक्रता केंद्र है वहां से अगर आप मिलाएंगे तो यही हमेशा अभिलंब का काम करेगी। और हम लोग जानते हैं कि अभिलंब की एक ओर आपतित होती है तो दूसरे ओर ही जाती है, तो अभिलंब के एक तरफ ये आपतित हुआ तो दूसरे की ओर चला गया, ठीक। उसी तरह से यहाँ पर भी अभिलंब की एक तरफ आपतित हुआ दूसरे ओर गया, तो जितने एंगल पर आता उतने एंगल पर ये आपतित होकर के परावर्तित हो रहा, जितने एंगल पर ये आ रहा उतने एंगल पर आकर के आपतित होकर के परावर्तित हो रहा। बात को समझिए, ये बात तो यहाँ समझिए, आपतन और परावर्तन। दूसरी बात मैंने कहा अभिलंब भी समझ गए, जब गोली पृष्ठ होगा तो अभिलंब कौन होगा, और वक्रता त्रिज्या ही होगा, और वक्रता त्रिज्या सेंटर से जाता है। एक चीज और यहाँ हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण को हम इधर खींच के ले चलेंगे, यहाँ लाएंगे, तो यहाँ लाने पर इसका भी आपतन कोण घटेगा तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, घट जाए। तो हमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आपतन इस प्रकार हो कि वो सीधे अभिलंब से आए। अगर कहीं पर आपतन इस प्रकार हो वो सीधा अभिलंब, जो हम अभिलंब डालते हैं नॉर्मल, उसी पर प्रकाश किरण आकर के गिरे, ऐसे ऐसे आपतित हो सीधा, तो अभिलंब पर जब भी प्रकाश किरण आपतित होती है तो उसी पर ही परावर्तित भी हो जाती है। 0 डिग्री पर गिरेगी, 0 डिग्री पर क्या होगी, वापस हो जाएगी। तो अभिलंब पर प्रकाश किरण जब भी कभी गिरेगी तो जैसे आपतित होगी वैसे क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। अगर ये बात समझ गए तो थर्ड नियम आपको आगे। थर्ड नियम में पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो वक्रता त्रिज्या होगा, जिस बिंदु पर प्रकाश किरण गिरेगी, अगर वो वक्रता जिस बिंदु पर प्रकाश किरण गिरेगी तो वहां से हम उस बिंदु को वक्रता त्रिज्या से मिलाएंगे, और वक्रता त्रिज्या से मिलाने के बाद उसको अभिलंब मानेंगे,
और अभिलंब के साथ जितना कोण वो बनाएगा उसको उतने कोण पर क्या करेंगे, परावर्तित कर देंगे। तो बात समझिएगा, यहां से होता है, ये रूल्स बता देता है। देखिए रूल्स समझ लेना, जैसे ये तो जानते हैं कि ये होता है, ऐसे होता है, लिख लेना और बना लेना अलग बात है, लेकिन मैं आपको उसका प्रयोग सीधा दिखा रहा हूं कैसे होता है। यहाँ देखिए, आप अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रकाश किरण लाएं, वो प्रकाश किरण तिरछा इस प्रकार आपतित हो जो अभिलंब, अभिलंब का मतलब इस तरह से जो वक्रता केंद्र से गुजरे, वो प्रकाश किरण सीधा वक्रता केंद्र से गुजरे, तो जब परावर्तन जिस बिंदु पर हमें दिखाना होगा वहां उस बिंदु पर पहुंचकर हम अभिलंब ड्रा करते हैं। तो जरा सोचिए कि जब अगर हम अभिलंब ड्रा करेंगे तो जो अभिलंब हमारा खींचा जाएगा वो वक्रता केंद्र पर ही जाएगा, जैसा कि हमने इसके फिगर में दिखाया, यहाँ पर भी दिखाया, ऐसे भी होगा, यही अभिलंब होगा। तो एक अभिलंब के एक तरफ आपतित होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, परावर्तित होता है। ये ध्यान दीजिएगा, फिगर जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा जैसे जैसे मैंने कंप्लीट किया। अब की बार अभिलंब पर ही आपतित होता है, तो आपने अभी कहा रूल्स कि जैसे अगर वो अभिलंब पर आपतित होता है तो उसी पर क्या हो जाता है, परावर्तित। तो थर्ड लॉ यही कहता है, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण पुनः अपने मार्ग से वापस लौट आती है। वक्रता केंद्र पर जाने वाले प्रकाश किरण पुनः अपने मार्ग से वापस लौट, मान लिया जाए आपने अभिलंब जब डाला तो सीधा वक्रता केंद्र ही है अभिलंब, तो जो आपतित होगी वो सीधे अपने आप क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। जिस पर आपतित होगी उसी पर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, है ना। तो ये तीसरा नियम है। चौथा नियम भी आवश्यक है, उसको भी जानना होगा, चौथा नियम भी बता रहे हैं। तीसरा नियम क्या रहा, इस फिगर के माध्यम से फर्स्ट लॉ पर आते हैं हम लोग, फर्स्ट लॉ पर फिर समझते हैं हम लोग, क्योंकि अगर इमेज फॉर्मेशन करना है तो प्रतिबिंब बनाने के नियम को जानना जरूरी होगा। पहला तो ये जानना जरूरी है नियम से पहले कि आप परावर्तन का रूल क्या है, कि जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो जितने कोण पर आपती उतने कोण पर परावर्तित होती है, और अभिलंब के साथ। दूसरा बात ये जानना है कि कभी भी जो गोली दर्पण होगा उसका अभिलंब उसकी वक्रता जिस बिंदु पर आपतित होगा वहां से जो वक्रता त्रिज्या बनाएंगे वह क्या करेगा, अभिलंब का काम करेगा। तीसरी बात ये जान लीजिए कि अगर जब प्रकाश किरण आपतित होगी और परावर्तित हो जाए और मार्ग बदल दें तो पुनः अपने मार्ग को अनुसरण करते हुए क्या होगा, वापस आ जाएगी। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगली बात ये जानेंगे कि अगर प्रकाश किरण अभिलंब पर आपतित हुई तो उतने पर क्या हो जाएगी, परावर्तित हुए। यही सारे रूल्स इस गोली दर्पण में हैं। गोली दर्पण आपने उत्तल भी बनाया, अवतल भी। कौन सा उत्तल है, पालक दूसरा, दूसरा उत्तल ये है, और ये क्या है, अवतल है ना। तो जब अवतल गोली पृष्ठ पर प्रकाश किरण समांतर पड़ रहा है तो आप अभिलंब ड्रा करेंगे, अभिलंब की दूसरी ओर प्रकाश किरण जाएगी और जाती फोकस से है। फिर समांतर प्रकाश किरण पड़ेगा उस बिंदु पर वक्रता केंद्र से मिलाएंगे, वो अभिलंब का काम करेगा। अभिलंब की दूसरी ओर प्रकाश किरण जाएगा तो माना जाता फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता। दो नियम हो गए, दोनों के लिए नियम हो गए। फर्स्ट नियम। सेकंड नियम हम लोग देख रहे हैं कि जब अब उसी का मार्ग बदल दें तो पुनः उसी पथ का अनुसरण करते हुए क्या होगा, वापस। तो पहले फोकस से जाता था, पर जाता था समांतर, तो फोकस से जाने वाला क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। फोकस से जाने वाला क्या होगा, समांतर हो जाएगा। फोकस पर जाने वाला भी क्या होगा, समांतर हो जाएगा। सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ ये है कि अभी ये जो नियम पढ़े हैं कि सीधा जो आपतित होगा अभिलंब पर वो पुनः उसी पर क्या होगा, परावर्तित होगा। और इसके लिए हम लोग जानते हैं कि जब वो अवतल या उत्तल दर्पण होगा तो उसकी वक्रता त्रिज्या जिस बिंदु पर गिरता है वहां से वक्रता त्रिज्या मिला दे तो वह अभिलंब का काम करता। इसका मतलब जब प्रकाश किरण गिरेगा तो पुनः उसी पर क्या होगा, वापस लौट दे। प्रकाश किरण अगर इस पे गिरेगा तो उसी पर क्या होगा, वापस लौट दे। फोर्थ लॉ क्या जानना है, फोर्थ लॉ वही परावर्तन का नियम ही है। फोर्थ लॉ परावर्तन का ही नियम है, सारी जगह परावर्तन का नियम है। और हम लोग ये जानते हैं इमेज फॉर्मेशन, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं, और इमेज फॉर्मेशन में हमने बताया कम से कम परावर्तन के पश्चात हमें दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता पड़ती है जो एक दूसरे को प्रच्छेद करेंगे, तो वहां प्रच्छेद बिंदु पर ही क्या बनते हैं, इमेज बनते हैं। तो चौथा नियम है फोर्थ लॉ, जिसे चतुर्थ नियम कहते हैं। जो चतुर्थ नियम है ये क्या कहता है, ये उत्तल और अवतल पर, जैसे मान लिया जाए ये कौन सा दर्पण है,
अवतल दर्पण है। और ये कौन सा दर्पण है? गधे हो एक नंबर के, कहीं पृष्ठ पर कलाई नहीं किया तो कैसे बन जाएगा ये? हाँ? अब ये कौन सा दर्पण है? उत्तल। जब कलाई नहीं करेंगे तो शीशा था अब तक। पास पहुंचे यहाँ देखिए, तो हम लोग इसका क्या जानते हैं? मध्यबिंदु ध्रुव होता है। मध्यबिंदु क्या होता है? ध्रुव होता है। और इसका एक वक्रता केंद्र होता है, और इनको मिलाकर खींची गई रेखा ये क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। खुद से हो गया। यहां तक फिगर को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिएगा, फोर्थ लॉ ये है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण ध्रुव पर सीधा आपतित हो जाए तो जितने एंगल पर ये आपतित होगी, है ना, उतने ही एंगल पर ये क्या होगी? परावर्तित हो जाएगी। कर देंगे, इसका ये रूल्स है ना, परावर्तन नियम है। क्योंकि ये जो वक्रता केंद्र से जो अक्ष ही है वह अवलंब का काम करने लगे। समझ में आ बात? उसी तरह से यहां पर अगर प्रकाश किरण सीधे ध्रुव पर आपतित हो जाए तो जितने कोण पर ये मुख्य अक्ष अवलंब का काम कर जाएगा, जितने कोण पर ये आपतित होगी उतने ही कोण पर ये क्या हो जाएगी? परावर्तित। फिगर अच्छा बनाइएगा, गलत मत बनाइएगा, है ना। हड़बड़ी में अच्छा फिगर बनाइए, सुंदर फिगर बनाइए, पेंसिल का प्रयोग करिए, है ना, जिसको मिटा करके आप सही भी कर पाए, घर पे जाके सही कर पाए। फिगर अगर नहीं बनता है तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ फिगर घर पे जाके काट करके व्हाइट पेज पे बना के पेस्ट कर दीजिए, है ना। तो जो बड़े बड़े स्कूल वाले होते हैं क्या करते हैं? बड़े बड़े स्कूल में फीसियाँ ज़्यादा ले लेते हैं, वो आइडिया देते हैं। देखोगे जो बड़े बड़े स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको खूब प्रोजेक्ट करवाते हैं। किससे? अपने पैसा से करवाते हैं? कुछ नहीं, उन्हीं को काम वर्क देंगे, वो पैसा वो भी ढेर ले लेंगे, कमो देंगे, वह सब करके अपना सारा टेस्टिंग पेस्टिंग सब नोट्स वोट्स सब करवा देते हैं। मतलब तुम लोगों से बेहतर करवाते हो। तो इस फिगर में अगर आप बनाते हैं, अगर कौआ टांग बिलारी पूंछ वाला बन रहा है तो घर पे जाइए, फिगर ढूंढिए, मिलेगा, और बढ़िया एक फिगर बना करके व्हाइट पेज पे उतना दूर पेस्ट कर दीजिए। छिछले दर मत मचाइए। तो ये जो 4 नियम है, ये चारों नियम आपको क्या करेंगे? मदद करेंगे आपको प्रकाश चैप्टर के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको लगाने में, और फार्मूला प्रूफ करने में, और प्रतिबिंब बनाने में। आइए समझते हैं हम लोग अगला, गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। आगे हम लोग समझने वाले हैं गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, कैसे हम लोग प्रतिबिंब को बनाएंगे। तो हम लोग सीखने वाले हैं गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना क्या है ये सीखेंगे, और कैसे बनेगा। देखिए, गोली दर्पण दो तरह के हैं, उत्तल दर्पण और अवतल गोली दर्पण। तो हम लोग सबसे पहले सीखने जा रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना अगर समझेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होगा बच्चे। इमेज फॉर्मेशन क्वेश्चन के लिए बिल्कुल जरूरी होता है, और अगर आप इमेज फॉर्मेशन नहीं समझते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और होगा भी तो कब प्लस आए कब माइनस हो जाएगा, कंफ्यूज रहोगे कहाँ प्लस करें कहाँ माइनस करें, है ना। इसलिए इमेज फॉर्मेशन जरूरी है। प्रतिबिंब बनाना, हम लोगों को प्रतिबिंब बनाने के 4 नियम पढ़े, उसमें से कोई 2 नियम आप उपयोग कर सकते हैं, है ना। कोई भी 2 नियम वस्तु से लेकर के चलेंगे, प्रकाश किरणों को परावर्तन कराएंगे, परावर्तन के पश्चात वो जहां काटेंगे अक्ष से मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रतिबिंब ना। और जब प्रतिबिंब बना रहे होंगे तो प्रतिबिंब के लिए हम लोग पहले से ही एक कल्पना कर लें कि हम जब अवतल दर्पण लेंगे प्रतिबिंब कितने टाइप्स के बनेंगे ना। तो यहां देखिएगा, ये हमारा अगर अवतल दर्पण, यही देखते हैं, ये कौन सा दर्पण है? अब ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण अब है। अच्छा, ये कौन सा दर्पण है? अब ये कौन सा दर्पण है? अब कौन सा दर्पण है? हाँ,
दर्पण चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, कि नहीं गुरु जी ऐसे घूम गया तो ये उत्तल हो गया, वो कलाई चेक करना हमेशा, है ना। दर्पण में हमेशा कलाई चेक करिएगा। अब ये कौन सा दर्पण है? अच्छा, अब ये कौन सा दर्पण है? हमें परावर्तक पृष्ठ और कलाई वाला पृष्ठ चेक करना होता, परावर्तक पृष्ठ और कलाई वाला पृष्ठ चेक करना होता। यहां देखिएगा, हमने सब बता दिया था आपको कि जो दर्पण होते हैं, दर्पण का एक मध्य बिंदु ध्रुव होता है और इसका एक क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। और वक्रता केंद्र के केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है ना। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? मुख्य अक्ष। और बीच में कौन होता है? फोकस।